सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास से नया टॉपिक चालू करते हैं अपन अपना 4th नंबर का गुड मॉर्निंग फिजिक्स सर। में। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो ऑडियो बंद करो, किसका है वो अभी? मेरा ही है शायद। ठीक है, देखो मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 4 टॉपिक थे। उसमें क्या अपन 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। एक 12 नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर सेकेंड टॉपिक लिया था एटम्स, थर्ड टॉपिक अपन ने लिया था न्यूक्लिया या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं अपन उसे, न्यूक्लियर फिजिक्स। नाउ फोर्थ टॉपिक इज सेमीकंडक्टर। टॉपिक का नाम सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, डिवाइसेस और सिंपल सर्किट। बहुत बड़ा नाम है टॉपिक का, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, अपन बस इसे कहेंगे सेमीकंडक्टर। टॉपिक का नाम अपन बस कहने वाले कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब अपने को पता है जो कुछ अपने पास सॉलिड होते हैं वो सॉलिड 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, है ना। जो कुछ है वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर की पूरी पढ़ाई अपन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर की पूरी पढ़ाई इसमें होगी, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में। और इंसुलेटर पढ़ते नहीं अपन, इंसुलेटर बेसिक। तीनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है पता है क्या तुमको? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? बोलो, बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस 3। रेजिस्टेंस का। हाँ, रेजिस्टेंस का, बराबर है। रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी का। किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है? किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर ग्रेटर देन कंडक्टिविटी। इसका मतलब इन तीनों का कंडक्टिविटी अलग अलग रहेगा। कंडक्टिविटी मतलब करंट कंडक्ट करने का पावर। तो सबसे ज्यादा करंट किसमें बहता है? कंडक्टर में। कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा होता है, तो अपन बोल सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। और रेजिस्टेंस के लिए उल्टा आता है। रेजिस्टेंस का सिंबल तुम्हें पता है आर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। ये बेसिक 2 चीजें पता होती है अपने को, एकदम बेसिक डिफरेंस। अब मुझे बोलो सेमीकंडक्टर का कहाँ पे यूज होता है? बेसिक तो पता है अपने को, सेमीकंडक्टर का कहाँ पे यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है सेमीकंडक्टर का? बोलते जाओ, बेसिक है, बोल लो। जो पता है वो बोलो तुम्हें। वेयर वी यूज सेमीकंडक्टर? Where we use semiconductor? Where we use semiconductor? ऑडियो बंद है क्या तुम लोगों का? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोगों को पता ही होगा सेमीकंडक्टर कहाँ यूज होता है। अपने पास 2 तरह के सर्किट होते हैं। देखो पहले सर्किट देख लो। सर्किट मतलब जो जिसमें करंट बहता है वो। एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा क्या यूज करते हैं? कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है? कंडक्टर भी होता है जिसके साथ में सेमीकंडक्टर होता ही है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर,
मतलब उसमें जो कुछ वायर होंगे वो वायर कंडक्टर के होंगे ना, जो कुछ कंडक्टर होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब कोई आईसी होगी या कोई चिप हो गया। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं अपन इसको, आईसी। या कोई मोबाइल का अपना ये हो गया, मोबाइल का अंदर में का सिस्टम या कंप्यूटर में का। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है। तो बहुत बड़ी ब्रांच बन जाती है। इस टॉपिक में अपने को क्या देखना है, देखो पहले इसका वेटेज देख लो, टॉपिक का वेटेज क्या है। तो इसका वेटेज है जी में। अब जी में 25 ही क्वेश्चन होते हैं, तो वेटेज कम हो गया है उसका। एक क्वेश्चन फिक्स, एक क्वेश्चन फिक्स, क्योंकि तुम्हारे पास लगभग 30 से लेकर 32 टॉपिक है। तो तुमको अगर ये पता है इसमें क्या एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो नीट में इसके 40, नीट में मतलब 45 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके इस टॉपिक के 3 क्वेश्चन होते हैं नीट में। 3 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा हो गए। 12th फिजिक्स में, पूरे 12th फिजिक्स में 2 टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा वाला ये अपना सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। जी के लिए एक एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, और नीट के लिए 3 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। जी के लिए इन 2 टॉपिक के 2 क्वेश्चन और इसके 6 क्वेश्चन, ये फिक्स नंबर रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो हाई वेटेज वाले 12th में टॉपिक कौन से, तो 12th में हाई वेटेज वाले 2 टॉपिक, एक अपना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स। बात करते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में। टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है अपने को, तो यहाँ पे कंटेंट दे के रखा है कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन। तो टॉपिक में क्या है देखो, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, सॉरी एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। मतलब एनर्जी बैंड, इससे पहले अपन ने देखा था एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब यहाँ पे कौन सा देखेंगे अपन, एनर्जी बैंड डायग्राम। किसके लिए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हें। एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए होता है, अपन ने एटम्स टॉपिक में ड्रॉ किया था एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अपन किसके लिए ड्रॉ करते थे एनर्जी लेवल डायग्राम, बोलो। एनर्जी लेवल डायग्राम अपन किसके लिए ड्रॉ करते थे, सिर्फ एच एटम के लिए। एच एटम के लिए मतलब ओनली ऐसा एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए अगर तुम एनर्जी डायग्राम बना रहे हो तो इसको क्या कहते हैं अपन, एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। और अगर तुम किसी और मटेरियल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हो जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसे डायग्राम को क्या कहा जाता है, ऐसे डायग्राम को कहा जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम। जैसे इसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं, वैसे एनर्जी बैंड डायग्राम में अलग अलग बैंड्स होते हैं। इस तरह के बैंड रहेंगे उसमें, ऐसे इस तरह से बैंड रहेंगे उसमें। ये बेसिक डिफरेंस होता है, टॉपिक में देखेंगे अपन आगे। ओवरव्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टॉपिक, ये भी पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव स्टडी ओनली। सेमीकंडक्टर के टाइप देखेंगे अपन। पहले तो देखेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है, फिर उसके टाइप। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर एक्सट्रिंसिक के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, देन एन टाइप, पी टाइप। अब पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर है, पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर है, लीड, बोलो। लीड, लीड, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो। सर लीड, लीड। लीड, लीड मतलब पीबी क्या, 82, ये यस सेमीकंडक्टर है सर। क्या, ये सेमीकंडक्टर है। लीड 82 सेमीकंडक्टर है क्या। पीरियोडिक टेबल टॉपिक हुआ है ना तुम्हारा, पीरियोडिक टेबल। तो मुझे बोलो
लिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर सेमीकंडक्टर, कौन से एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर है, ये पता होना चाहिए अगर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हुआ है तो, और नहीं हुआ तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि अपन आजकल हर एक डिवाइस अपना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उतनी बात तो पता होनी चाहिए अपने को। बोलो जल्दी से, पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर है? बोला लोग, सिलिकॉन कोणते एलिमेंट? सिलिकॉन जर्मेनियम सिलिकॉन जर्मेनियम दोनच एलिमेंट आहे, अजून पण आहे काही? हे दोनच एलिमेंट आहे की अजून पण काही आहे? बोरॉन फक्त दोनच आहे, सिलिकॉनचा ॲटॉमिक नंबर 14 आणि जर्मेनियमचा 32. दोघांमध्ये काय कॉमन आहे बघा, सिलिकॉनला तुम्ही लिहू शकता 284 आणि जर्मेनियमला तुम्ही लिहू शकता 28184. काय कॉमन आहे दोघांमध्ये? दोघांच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? 4. म्हणजे मग आपण असं म्हणू शकतो का की ज्या एलिमेंटच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहे ते सेमीकंडक्टर आहे, म्हणता येईल का? ज्या एलिमेंटच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन आहे ते सेमीकंडक्टर आहे, म्हणता येईल का असं? तुषार नाही म्हणू शकत ना, का? कारण जर तसं म्हटलं तर कार्बन बघा, कार्बन 6 आहे ना, त्याला लिहिता येईल 2 4, त्याच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये पण 4 इलेक्ट्रॉन आहे ना, म्हणजे आपण असं नाही म्हणू शकत की ज्याच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन तो सेमीकंडक्टर आहे, कारण हा इन्सुलेटर आहे. आपण एक कॉमन गोष्ट ती आहे की दोघांमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन असतात. तर पूर्ण टॉपिक मध्ये आपण फक्त या दोघांचा स्टडी करणार आहे, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. याच्या व्यतिरिक्त पण सेमीकंडक्टरचे खूप सारे एक्झाम्पल्स असतात, पण एलिमेंटल सेमीकंडक्टर म्हटलं तर दोनच आहे, सिलिकॉन आणि जर्मेनियम. पूर्ण टॉपिक मध्ये या दोघांचा स्टडी रहना है. रफ कर देते इसके. अब ये बात सबको पता होनी चाहिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 284 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 28184. तो टॉपिक में रहने वाला है सेमीकंडक्टर, उसके टाइप्स, फिर बाद में सेमीकंडक्टर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक, इसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. आईवी बोलो या फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलो. वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट. वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है एक तरफ वोल्टेज ड्रॉ करो, दूसरी तरफ करंट ड्रॉ करो. अब तुम जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे करंट कैसे वैरी होता है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कैसे वैरी होगा, इस बात का जो स्टडी होता है उसे कहा जाता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक. ये अलग अलग चीजों के लिए होता है, ये सेमीकंडक्टर के लिए हो सकता है, कंडक्टर के लिए हो सकता है, इंसुलेटर के लिए हो सकता है, अलग अलग डिवाइस के लिए हो सकता है. वीआई कैरेक्टरिस्टिक समझ गए ना? चलो ठीक है. तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कैसे वैरी होगा. दो टाइप में इसका, फॉरवर्ड और रिवर्स में. अब इससे पहले देखो, जो आप सेमीकंडक्टर बनाते हैं इससे डिवाइस बनाते, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग ये देख लेंगे अपन. फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहेंगे, रिवर्स बायसिंग किसे कहेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर. तो ये जो डायोड है, सॉरी ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसका एप्लीकेशन, रेक्टिफायर नाम सुना है क्या तुमने? रेक्टिफायर नाम सुना है? रेक्टिफायर सुना है क्या? रेक्टिफायर, यस सर. हेलो, रेक्टिफायर सुना है क्या तुमने? हाँ सुना है. क्या होता है रेक्टिफायर? व्हाट इज रेक्टिफायर? बोलो. चार्जर सुना है क्या? चार्जर. यस सर. तो चार्जर इज नथिंग बट रेक्टिफायर. रेक्टिफायर, चार्जर को ही क्या कहते हैं? रेक्टिफायर. अब मुझे बोलो चार्जर का काम क्या होता है? चार्जिंग करना, ये मत बोलना. चार्जर का काम एसी का डीसी में करना. राइट राइट, एसी का डीसी में कन्वर्ट करना. इट इज डिवाइस व्हिच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. और उसे अपन अपने लैंग्वेज में चार्जर भी कह देते हैं फिर.
तो रेक्टिफायर का भी याद रख लो, रेक्टिफायर चार्जर ही होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, मतलब अपन क्या करते, जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से एक डिवाइस बनाते, पहला जो डिवाइस बनाया गया सेमीकंडक्टर से वो पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, तो डायोड। और फिर इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो रेक्टिफायर, एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड सुना होगा तुमने, फोटो डायोड है कि सोलर सेल एक दे, और एक जेनर डायोड है। जेनर डायोड का मतलब होता है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर सुना होगा तुमने, टीवी के आगे रखते थे, देखो पहले वोल्टेज अगर कम ज्यादा होता था तो टीवी को सेव करने के लिए डिवाइस यूज करते थे, स्टेबलाइजर। तो एक्चुअली में स्टेबलाइजर क्या है, स्टेबलाइजर इज जेनर डायोड होता है। यहाँ पे लिखा भी देखो, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेट करने का काम कौन करता है, स्टेबलाइजर, तो उसको ही जेनर डायोड कहते हैं। अपनी वही आसान भाषा में अपन उसे स्टेबलाइजर कहते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसे जेनर डायोड कहते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक ये फिजिक्स में। आगे पहला डिवाइस इसमें पीएन जंक्शन डायोड जो सेमीकंडक्टर से बनाया गया। दूसरा डिवाइड है, इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं, जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर इसमें ट्रांजिस्टर एक्शन मतलब बैटरी जोड़ने पे क्या होगा। ट्रांजिस्टर के भी 3 एप्लीकेशन होते हैं। एम्पलीफायर सुना है, एम्पलीफायर नाम, एम्पलीफायर सुना है क्या? व्हाट इज मीन बाय एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का काम क्या होता है? एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफायर का एग्जांपल क्या है, देखो माइक, जो क्लासरूम में यूज करते हैं अपन, माइक, माइक इज एम्पलीफायर। तो माइक का काम क्या है, ये तो पता है ना अपने को कि माइक क्या करता है, जो कम आवाज होगा उसको बढ़ा देता है। मतलब क्या करता है, वीक सिग्नल जो रहेंगे, वीक सिग्नल, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। तो वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम एम्पलीफायर करता है। उसे वो अलग वाला एम्पलीफायर, वो डीजे वीजे होता है ना, वो एम्पलीफायर वो अलग होता है, उसे बस नाम दिया हुआ है। एक्चुअल में एम्पलीफायर का काम होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। इसके 3 एप्लीकेशन है, एक एम्पलीफायर है, एक स्विच है, स्विच का काम तो सबने सुना है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। और एक डिवाइस होता है ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर का काम रेक्टिफायर के काम के अपोजिट होते हैं। रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी टू डीसी, तो ऑक्सीलेटर क्या काम करेगा, डीसी टू एसी। ऑक्सीलेटर इज अपोजिट डिवाइस ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर डूज एसी टू डीसी एंड ऑक्सीलेटर डू डीसी टू एसी। मतलब ऑक्सीलेटर का कंसेप्ट समझ गए तो अपन आराम से रेडियो डिजाइन कर सकते हैं। अपने पास जो कुछ रेडियो होता है, तुम्हें रेडियो का पूरा प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल रेडियो का समझ गए तो बाकी इंजीनियरिंग बचता है उसका। इंजीनियरिंग मतलब क्या क्या कैसे कैसे लगाना है, तो यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, यूट्यूब पे देख के तुम बना सकते हो कैसे करना है। और एक आसान बात इसमें ये होती है कि तुम किसी भी जैसे मान लो कि रेडियो के ऊपर कोई बज रहा है, जैसे मतलब रेडियो मिर्ची चल रहा है उसके ऊपर 98.3 मेगाहर्ट्ज, तुम इस फ्रीक्वेंसी को हैक कर सकते हो। और इस फ्रीक्वेंसी को हैक करके तुम जो चाहो वो बोल सकते हो इससे। फिर से एक बार सुन लो, अगर ये फ्रीक्वेंसी बज रही तो तुम इस फ्रीक्वेंसी को हैक करोगे कैसे, वो तुम देख सकते हो, बाद में डिस्कस करेंगे अपन। और इस फ्रीक्वेंसी पे जाके तुम बोल सकते हो। मान लो वहां पे गाना बज रहा है तो तुम क्या करोगे, गाना की जगह पे खुद बोल दो, तुम्हें जो बोलना होगा वो, या फिर जो सॉन्ग प्ले करना होगा वो। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या, मतलब इसका ये क्या होता है, अब ये मान लो कि एफएम कहाँ तक, मान लो 50 किलोमीटर की रेंज तक काम करता है और तुम यहाँ पे खड़े थे, तो तुमने उसको हैक भी कर लिया, तो तुम वहां से जितने सिग्नल ट्रांसफर कर पाओगे वो खाली 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक। मतलब इसके अंदर जो भी लोग प्रेजेंट होंगे उनको सुनाई देगा सिर्फ, यहाँ जो प्रेजेंट होगा उसको नहीं सुनाई देगा। ट्रांजिस्टर के 3 एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर के 3 एप्लीकेशन जिनमें एम्पलीफायर, स्विच और ऑक्सीलेटर शामिल है। और बाद में आता है, and finally we have here basic idea of analog and digital signal, logic gate। लॉजिक गेट में बहुत सारे गेट है अपने पास, और गेट,
एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, और इसके अलावा भी होते हैं एक्स और गेट और एक होता है एक्स नॉर गेट। दिस गेट वी हैव टू स्टडी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन उसका, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक स्टार्ट करने से वो पहले बोल दो, एनसीईआरटी में सबसे बड़ा अगर टॉपिक फिजिक्स में कोई है तो यही है। इसने लगभग 55 पेजेस कवर कर लिए, 55 पेजेस का टॉपिक है, लेकिन सबसे इजी टॉपिक भी यही है, क्योंकि जैसे मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है या अदर कोई टॉपिक होता है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, केमिस्ट्री की तरह या तुम बोल सकते हो बायो की तरह, थोड़े बहुत कैलकुलेशन होंगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो 55 पेजेस, इसलिए तुमको पेज बाय पेज पढ़ते चलना पड़ेगा, और जो भी पॉइंट नहीं समझेगा उससे पूछना पड़ेगा। ओके, सो आगे बेसिक। अब बेसिक कुछ चीजों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। वो क्या चीज है? एटम क्या होता है, तो सबको पता है एटम क्या होता है, फिर भी अपन एक बार बेसिक में देख लेते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोलूंगा वो लिखना है तुम्हें। एटम क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, उसे एटम कहते हैं अपन। बेसिक बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? all the atoms made up of atoms, all the substances made up of atoms, each atom is made up of nucleus containing proton, neutron surrounded by electron। structure उसका, atomic number पता है, mass number पता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का क्वांटम नंबर से रिलेशन होता है n से। एटम्स में देखा था अपन ने, हर एक ऑर्बिट में रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, करंट, सब कुछ अलग होता है, उसका टेबल देख के रखा है अपन। न्यूक्लियस क्या होता है, उसको किसने खोजा? 1911 ने रदरफोर्ड ने खोजा था उसको, न्यूक्लियस को। सबसे डेंस, हेवीएस्ट होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। एनर्जी लेवल क्या होती है वो भी देखा है, एनर्जी लेवल देखा है ना अपन ने। हाइड्रोजन के फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी? हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी? हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखा दिया है। टोटल एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। अगर तुमने टेबल याद किया होगा वो या पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा। उसके बाद में यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी, केमिस्ट्री में सुना होगा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो मेजर होता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगती है या बॉन्ड को पकड़े रखने में एनर्जी लगती है, उसे अपन कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। वैलेंसी क्या होती है, सबको पता है वैलेंसी क्या होती है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना है क्या तुमने? हाँ ना बोलो कुछ तो। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नो सर। अच्छा कोई बात नहीं। ये क्या होता है देखो, हिजनबर्ग, इसका क्या कहना है, इसका कहना है, जर्मन साइंटिस्ट था, इसका क्या कहना है देखो, कि अगर कोई पार्टिकल, कोई चीज, मान लो मैं, तो मेरे पास कुछ मास भी होगा बराबर, और अगर मैं मोशन में होऊंगा तो मेरे पास कुछ वेलोसिटी भी होगी ना, मतलब मेरे पास मोमेंटम होगा। अगर मैं पकड़ लो तो मेरे पास कुछ मास है, अगर मैं मोशन में हूं तो वेलोसिटी, इसका मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ मोमेंटम। तो मान लो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से ऐसे, और कोई दूसरा बंदा यहाँ पे रुका हुआ है, ये ए और ये मैं जा रहा हूँ, मेरे पास क्या है, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो इस बंदे के लिए ये बताना बहुत हार्ड है, ये मतलब ये बंदा एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली मेरा मास और वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकता। फिर से एक बार, अगर मैं मोशन में हूं, मेरे पास मास भी, वेलोसिटी भी है, इन शॉर्ट मेरे पास मोमेंटम है, तो कोई दूसरा बंदा जो रेस्ट में होगा उसके लिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि मेरा मास और वेलोसिटी कितना है। वो या तो एक बार मास ही बता पाएगा, जब मास बता पाएगा तो वेलोसिटी नहीं बता पाएगा, या फिर जब वो वेलोसिटी बता पाएगा तो उस टाइम पे मास नहीं बता पाएगा।
उस प्रिंसिपल को कहा जाता है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा था उसका, बस ये याद रख लो कि इट इज अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू टेल मास एंड वेलोसिटी एट सेम टाइम। यहाँ पे लिखा भी देखो, German scientist state that anticipated by German physicist Warren Heisenberg that position and velocity, sorry मैंने mass बोल दिया, position, position and velocity of object cannot both increase measures exactly at same time। मतलब position और velocity दोनों एक साथ नहीं बता सकते, ये उसका कहना था। ये आगे डिटेल में आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, तो उस टाइम पे उसका फॉर्मूला भी लिखा होगा। इसका फॉर्मूला आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 2 पाई। ये डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, और ये डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम ये हमेशा किसके बराबर या ज्यादा रहेगा, h अपॉन 2 पाई से। h मतलब तुम्हें पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है। चलो अभी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता होगा तुम्हें, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा है क्या? ये पढ़ा होगा तुमने पीरियोडिक टेबल देखते समय। केल्विन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर ये भी पता है। केल्विन और दूसरा यूनिट होता है ना सेंटीग्रेड। केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होता है, कोई बोलेगा? रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेंटीग्रेड। 1 केल्विन इज हाउ मच सेंटीग्रेड? बोलो। 1 केल्विन इज हाउ मच सेंटीग्रेड? ठीक है, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग पता होगा, ठीक है, नहीं तो पता कर लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या? 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। तो देखो 0 केल्विन इज लोवेस्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू -23, मतलब 1 केल्विन बराबर कितना होता है? 273 सेंटीग्रेड होता है। ये तो बेसिक था, आगे चलते इंट्रोडक्शन में। अब टॉपिक के इंट्रोडक्शन में देखो क्या क्या है। अब ये सब कुछ बेसिक चीजें तुम लोग पढ़ लो एक बार, स्क्रीन दिख रही होगी तुमको, एक बार शॉर्टकट में पढ़ लो, समझ जाओगे तुम लोग। देखो तुमने पढ़ा होगा तो बेसिकली शॉर्टकट में बता देता हूँ। मैंने अभी बोला कि 2 तरह के सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या करना? कंट्रोल, करंट को कंट्रोल करने का काम होता है दोनों का। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आने से पहले, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर मतलब सेमीकंडक्टर आने से पहले अपन क्या यूज किया करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया करते थे। अब तो उसका नामो निशान कहीं पे नहीं दिखता अपने को, वैक्यूम ट्यूब्स किया करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब में क्या 2-3 ऐसे होते थे, उसमें वैक्यूम डायोड होता था, ट्रायोड होता था, वो छोड़ दो, वो किसी काम का नहीं तुम्हारा। लेकिन इस जब अपन ये यूज करते थे तो इसका प्रॉब्लम क्या आता था, डिफिकल्टी? ये जो डिवाइस थे ये वॉल की तरह काम करते थे। वॉल की तरह क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाया करते थे। इसके ड्रॉबैक क्या थे इस डिवाइस के? क्यों अपने को सेमीकंडक्टर, क्यों ये रिप्लेस हो गए? व्हाई दीज आर रिप्लेस? तो इसके ड्रॉबैक जो है वो बल्कि थे बहुत, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते हम लोग। अब तुम देखो मोबाइल, मोबाइल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब सेमीकंडक्टर बल्कि है क्या? बिल्कुल नहीं।
कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा वेट 150 ग्राम से 200 ग्राम तक या 300 ग्राम तक वेट आ जाता है किसी भी सेल फोन का। और सेल फोन में सब कुछ कवर होता है ना, कैमरा से लेकर जो कुछ रहेगा सब कुछ कवर होता है। तो इनका ड्रॉबैक था कि ये बल्कि थे, इनका ड्रॉबैक था कि बल्कि थे, कंज्यूम हाई पावर लगते थे, ऑपरेट जनरली हाई वोल्टेजेस, मतलब कौन से वोल्टेज पे काम करते थे, 100 वोल्ट पे। अब तुम तुम्हारा मोबाइल देख लो, कितने वोल्टेज पे काम करता है तुम्हारा मोबाइल, बोलो। तुम्हारे पास जो मोबाइल है वो कितने वोल्टेज पे काम करता है? तो पता है कि तुम लोगों को कितने वोल्टेज पे काम करता है? नहीं सर, कितने वोल्टेज पे? देखो पता तुम नहीं। हाँ, नहीं तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, तुम्हारा जो चार्जर होता है ना, चार्जर के ऊपर लिखा होता है ना कि ये चार्जर इतने इतने वोल्टेज का है। नॉर्मली 20 यस। वोल्ट 30 वोल्ट ऐसे होता है, तो अपन बोलेंगे 20 वोल्ट के ऊपर काम करता है। और ये 100 वोल्ट, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज लगता था ना इसके लिए। और दूसरी बात क्या थी, हैव लिमिटेड लाइफ, मतलब ये ज्यादा समय तक चलते नहीं थे, लिमिटेड लाइफ थी इसकी। और लो रिलायबिलिटी, कब बंद हो जाएंगे इसका कुछ भरोसा नहीं रहता। तो अपन एक पॉइंट वहां पे लिखेंगे, देखो जो तुमने ऊपर टॉपिक का नाम दिया है उसमें लिखो, जो टॉपिक का नाम दिया तुमने ऊपर सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसमें तुम लिखोगे ड्रॉबैक्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ड्रॉबैक्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब, और उसमें ये सब पॉइंट लिख लो, बल्कि फिर कंज्यूम हाई पावर, जल्दी से लिख लो ये। चलो ठीक है, लिख लिया होगा तो ठीक है, आगे देखो अभी। तो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स गोज बैक टू 1930, मतलब 1930 से इसके ऊपर काम करना चालू हो गया। इससे पहले अपन क्या यूज करते थे, क्या यूज करते थे इससे पहले अपन, वैक्यूम ट्यूब्स। कब तक वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे? जब तक ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी नहीं हो गया। अब ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का डिवाइस होता है, 1948 में बनाया था, 3 साइंटिस्ट थे उसके, उन तीनों ने बनाया था। तो goes back to 1930 when it was realized that some solid state semiconductor and their junctions offer the possibility of controlling the number and direction of flow of charge carried through them, मतलब 1930 में उनको पता चला था कि सेमीकंडक्टर से भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं अपन। तो simple excitations by light, heat or small applied voltage can change number of mobile charges in semiconductor। मतलब अगर सेमीकंडक्टर में करंट बहाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर या तो लाइट गिराओ, या फिर उसको गर्म करो, या फिर स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज दो। तो तीनों में से कोई भी करोगे तो सेमीकंडक्टर काम करेगा। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें। अब तुम देखो, रिमोट कंट्रोल होता है तुम्हारा टीवी का, उसके ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं ऐसे, राइट। तो तुम्हें यहाँ पे ऑन ऑफ का भी बटन होता है, राइट। और यहाँ पे आगे तुम्हारी स्क्रीन होती है टीवी की। अब जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर किट होता है, देखो तुमने सुना होगा, तो आईसी होता है उसके अंदर। और ये वाला भी, इसके अंदर भी वही होता है ना। तो तुम इसको जब प्रेस करते हो, तुम एक्चुअल में क्या करते हो, प्रेस करते हो मतलब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो ना। हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस टाइम पे एक्टिवेट होता है ना। या तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन देख लो, तुम जब किसी स्विच के ऊपर प्रेस करते हो, तो तुम प्रेस करते हो मतलब क्या करते हो, उसके ऊपर हीट एनर्जी देते हो। हीट एनर्जी देने पे वो एक्टिवेट होता है ना, ये देखो हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी बहुत कम लगती है इसके लिए। आगे नीचे लिखा भी है, जो अपन ने लिख लिया अभी,
एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब सेमीकंडक्टर के क्या एडवांटेज थे? तो पहला एक एडवांटेज था, जो एडवांटेज क्या है इसका, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत छोटे होते, लो पावर कंज्यूम करते और लो वोल्टेज पे काम करते। और इसका सेमीकंडक्टर डिवाइस है लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी, मतलब खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके अंदर। ये सब उसके ये होते हैं। No external heating or large evacuated space required by semiconductor devices, मतलब बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत नहीं होती है, ऐसा गर्म करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। एंड सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन द सेमीकंडक्टर डिवाइस आर विद इन द सॉलिड इटसेल्फ, while in earlier vacuum tube mobile electrons were obtained from heated cathode and they were made from, ये 4 पॉइंट लिख लो यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब, सब कुछ नहीं लिखना, ये चारों लिख लो। पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया सेमीकंडक्टर है, अब क्यों रिप्लेस किया वो लिख लो तुम। एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर ओवर वैक्यूम ट्यूब्स, और लिखते चलना है साथ में, लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो लिख लोगे तुम लोग साथ साथ में। और भी बातें करते जाओ, कुछ तो कुछ सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, समझ रहा है नहीं समझ रहे हो, कुछ तो बोलते जाओ। चलो ठीक है, आगे चलते, लिख लिया ये, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो देखो अभी एनर्जी बैंड डायग्राम इन सॉलिड, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं, पहले बेसिक। ऊपर नाम डालोगे तुम, एनर्जी बैंड थियरी। इसमें क्या क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल इन एन आइसोलेटेड एटम मतलब सिंगल एटम, एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके हिसाब से उसकी एनर्जी डिसाइड होती है। क्यों डिसाइड होती है? क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n² होता है, और 1/n² होता है, इसका मतलब n डिसाइड करेगा ना कि एनर्जी कितनी है। However, when atoms are come together to form solid, they are closer to each other. अब दोनों का एक बार डिफरेंस बता देता हूं मैं तुम्हें। तो हो क्या रहा है देखो,
एनर्जी लेवल डायग्राम में ऐसी बात चलती है, हर बार कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये एनर्जी लेवल डायग्राम में, एनर्जी लेवल डायग्राम में। अब एनर्जी बैंड डायग्राम में होता क्या, एनर्जी बैंड डायग्राम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे दिखेंगे। फिर दूसरे वाले में वो ऐसे दिखेंगे। फिर तीसरे वाले में ऐसे देखेंगे। तो इसको अपन क्या कहते थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, इसको क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मान लो तुम पकड़ के चलो कि सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम क्या होता है 281, तो फर्स्ट बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले, दो, एक एटम के दो, 10 एटम होंगे तो 20, 100 एटम होंगे तो 200, 1000 एटम होंगे तो 2000 इलेक्ट्रॉन। सेकंड बैंड में कितने रहेंगे, एक एटम के 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 10 एटम के 80 इलेक्ट्रॉन। और फिर थर्ड बैंड आता है, थर्ड बैंड में कौन प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अभी थर्ड बैंड में प्रेजेंट है ना, तो इसको थर्ड बैंड नहीं कहने का, इसको क्या कहने का, वैलेंस बैंड कहने का। तो ऐसा बन जाता है एनर्जी बैंड डायग्राम, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, फिर जिस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। और इसके ऊपर और एक बैंड होता है बैंड डायग्राम में, जिस बैंड को कहा जाता है कंडक्शन बैंड, जो क्या होता है, एम्प्टी बैंड होता है। डिफरेंस समझ गए क्या तुम, हेलो हेलो, समझ गए ना। वैलेंस देखो इसमें क्या रहेगा, अभी बैंड डायग्राम किसके लिए रहेगा और लेवल डायग्राम किसके लिए रहेगा, डिफरेंस समझा तुम्हें। एनर्जी लेवल डायग्राम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम वालों के लिए रहेगा, और बैंड डायग्राम किसके लिए रहेगा, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए। और बैंड डायग्राम में बैंड कैसे होंगे, जैसे ऐसे देखो, अब तुम सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का तुम लिखोगे 2 8 18 4, तो फर्स्ट बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड बैंड में 18, थर्ड बैंड में सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ बैंड को क्या कहेंगे अपन, फोर्थ बैंड कहेंगे कि वैलेंस बैंड कहेंगे, फोर्थ बैंड को क्या कहोगे, वैलेंस बैंड, क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आगे बात समझ में, चलो हाँ, तो ये जो बैंड होगा ये फोर्थ बैंड होगा, और इसके ऊपर का जो बैंड होगा वैलेंस बैंड के ऊपर के, उसको क्या कहोगे, empty band, empty band, conduction band, it is called as conduction band। तो ऐसी बैंड की सिस्टम होती है, कंडक्शन बैंड हमेशा एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड हमेशा भरा हुआ होता है क्या, no, भरा हुआ होना मतलब तुम देखो, अगर जर्मेनियम में 2 8 18 4, इसका वैलेंस बैंड फुलफिल है क्या, no sir, No. 4 electron नहीं। नहीं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो तुम बोलोगे फुलफिल है, 8 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आगे बात समझ में, तो इसको हमें वैलेंस बैंड हमेशा क्या रहेगा, हाफ फिल। अब हाफ फिल का मतलब ये नहीं होता कि इसमें 8 बैठे तो 4 बैठे इसलिए हाफ फिल, हाफ फिल का मतलब होता है पार्शियली फिल, पार्शियली फिल मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे उसको अपन कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड इज ऑलवेज हाफ फिल और पार्शियली फिल, ये लिख लेंगे अपन बाद में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है उन्होंने, बेसिक दिया है उसने। टॉपिक को कम से कम 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तुमको। आगे, the outer orbit of electron from neighbor atom would come very close and would even overlap, बराबर है। This would make the nature of electron motion in solid very different from that of isolated। तो अभी अपन ने देखा एक एक इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए तो ओवरलैपिंग होगी तो बैंड बनाएंगे, ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर देके रखा है किसका, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का।
और साथ में ये डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो क्या, ए डिस्टेंस। अब ए डिस्टेंस मतलब ये क्या है, ए डिस्टेंस दो एटम में का डिस्टेंस। कार्बन के दो एटम में का डिस्टेंस होता है 3.56 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 3.43 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 3.66 एंगस्ट्रॉम यूनिट। याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अब ये अपने को लिखना है, देखो ये यहाँ पे बोला है मैंने। हाँ देखो, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड में भी बोला मैंने, देखो वैलेंस बैंड किसे कहते हैं और कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं। देखो, द इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड टू न्यूक्लियर, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द बैंड फॉर्म बाय दिस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये वैलेंस बैंड दिख रहा है, ये वाला वैलेंस बैंड। जर्मेनियम के लिए ऐसे बना, देखो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। अब फोर्थ बैंड क्या है इसमें, क्योंकि ऐसे है ना, जर्मेनियम है ना, 2, 8, 18 और ये 4 होता है, और सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे रहेगी जर्मेनियम के लिए, ऐसे रहेगी। अब यहाँ पे देखो, वैलेंस बैंड किसे कहने का, सिंपल लैंग्वेज में, वैलेंस बैंड इज द बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। और ऊपर जो बैंड रहेगा उस बैंड को क्या कहने का, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली अटैच्ड टू न्यूक्लियस, बराबर है। Even at ordinary temperature, some of the electron left the valence band. These are called free electrons and also called conduction electron. The band occupied by these electron are called as conduction band. इसको क्या कहोगे तुम लोग, देखो कंडक्शन बैंड को सिंपल क्या याद रखोगे, देखो सबसे ऊपर का जो एम्प्टी बैंड होता है, ऐसे बोलोगे द एम्प्टी बैंड over valence band is called as क्या कहेंगे इसे अपन, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन, देखो पहले तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे होते, न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते, मतलब उसको थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाए तो वो कहा जाएगा कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अब वो एनर्जी कितनी चाहिए होती है, देखो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कहाँ पे, वैलेंस बैंड में, और उसको जाना है कंडक्शन बैंड में, तो कितनी एनर्जी लगेगी, दिख रहा है कितनी एनर्जी है, बोलो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.7। ये बात याद रख लो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जो जर्मेनियम में उसे कंडक्शन बैंड में भेजना है तो अपने को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 0.7। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा तब तक वो अपने किसी काम का नहीं, वो कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग है। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी अब वो कंडक्टिंग बन पाएगा। अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग क्या है देख लो एक बार, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। मुझे बोलो मेरे पास एक कॉपर का वायर है, ऐसे कॉपर का वायर ऐसे पड़ा हुआ है, बस ऊपर का जो प्लास्टिक है हटा दिया, कवरिंग उसकी हटा दी,
किसी बच्चे ने इसको हाथ लगा दिया तो इसको करंट लगेगा क्या? बोलो, ऐसे ही पड़ा हुआ है वो, करंट लगेगा उसको? नहीं। वे बराबर है, नहीं लगेगा करंट। क्यों नहीं नहीं लगेगा? लगेगा। देखो, क्योंकि इस केस में ये जो कुछ मटेरियल है, इस केस में इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ है? यहाँ पे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और मान लो अब तुमने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट करके रख दी, बैटरी करके रख दी 40 वोल्ट की। अब बोलो करंट लगेगा क्या? अब हाँ। लगेगा करंट? बोलो, यस सर। अब करंट लगेगा। हाँ, क्यों? लगेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? बोलो। सर इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिंग बैंड में आ गए इससे। हाँ, कि ऐसा क्यों हुआ? देखो, तो बैटरी कनेक्ट करते तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, कितनी एनर्जी सप्लाई की? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बात समझ में? जितने वोल्ट की बैटरी उतनी एनर्जी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी किसने ले ली? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? वैलेंस बैंड में। ऊपर जाने के लिए कितनी एनर्जी लगी? 0.7। तो 40 में से 0.7 ऊपर जाने के लिए, और बाकी वो वहीं पे घूमते रहेंगे ना फिर ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो अपने को करंट लगता है। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तब तक वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब करंट नहीं लगेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग बोलेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये देखो, ये जो एनर्जी, किस किसके बीच में एनर्जी है? 0.7 किसके किसके बीच में एनर्जी है? बोलो। ये जो एनर्जी दिख रही है तुमको 0.7, ये किसके बीच में एनर्जी है? किसके बीच में? कंडक्शन और वैलेंस बॉन्ड के बीच। तो इन दोनों के बीच में जो कुछ एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप है ना, उस एनर्जी मतलब जो कुछ एनर्जी डिफरेंस होता है उस एनर्जी डिफरेंस को कहा जाता है एनर्जी गैप, या फिर इसे नाम दिया जाता है बैंड गैप, या फिर इसे नाम दिया जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तीन नाम से जाना जाता है इसको। या तो इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, आइदर इट इज कॉल्ड एज बैंड गैप और इट इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? 0.7। इसका सिंबल होता है डेल्टा Eg, या फिर सिंपली Eg कहा तो भी चल जाएगा। एनर्जी गैप का सिंबल Eg और डेल्टा Eg। वैसे सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है? सिलिकॉन का एनर्जी गैप 1.1। 1.1। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है तुमको, क्योंकि आगे बहुत बार आएगा अभी टॉपिक में। क्योंकि मैंने अभी बोला दो टॉपिक में सिर्फ दो ही पॉइंट है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का ये याद होगा अपने को। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना तुम्हें? बैंड गैप किसे कहेंगे, एनर्जी गैप किसे कहेंगे, और कंडक्शन बैंड किसे कहेंगे? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अगर ये क्लियर है सर। तो थोड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में देखिए। ये देखो फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इट इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप, और इट इज कॉल्ड एज बैंड गैप। दिख रहा है किसके किसके बीच में ग्राफ? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन दोनों के। तुम अगर एक्यूरेटली कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अपर मोस्ट वैलेंस बैंड या अपर मोस्ट वैलेंस बैंड। इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन अपर मोस्ट वैलेंस बैंड एंड लोअर मोस्ट कंडक्शन बैंड। आगे बात समझ में? एक्यूरेटली कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, अपर मोस्ट वैलेंस बैंड माइनस लोअर मोस्ट कंडक्शन बैंड, मतलब मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड माइनस मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो देखो, सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉर्मूला ये रहा तुम्हारे सामने। अच्छा, वैसे ये कुछ खास फॉर्मूला है क्या? नहीं ना, बस डिफरेंस से लेना है। इसका एनर्जी तुमको पता होगा, इसका एनर्जी पता होगा, तो क्या तुम एनर्जी गैप आराम से बोल पाओगे? बराबर है। ठीक है, तो एनर्जी गैप का फॉर्मूला,
नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, आइदर इट इज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड और इट इज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, बट इट विल नेवर प्रेजेंट इन दिस गैप। ये जो गैप दिख रहा है इस गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये पॉइंट यहाँ पे। विथ ऑफ फर्मी एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये गैप कितना है ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे देखो सिलिकॉन के लिए कितना 1.1, जर्मेनियम के कितना 0.7, इंडियम एंटीमोनेट के लिए कितना 0.17, गैलियम आर्सेनाइड 0.1.27, टेलोरियम इतना 3, इतना। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पहले दो याद रख लो, बहुत हो गए। फिर बाद में विथ इज मोर देन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच्ड टू न्यूक्लियस। जितना ज्यादा विथ होगा मतलब जितना ज्यादा ये नंबर होगा उसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच होगा। विथ ऑफ फर्मी एनर्जी गैप ऑलवेज रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमेशा किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। इफ कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, if conduction band is empty, if conduction band is empty then current conduction not possible। अभी बोला मैंने करंट नहीं लगेगा जब तक कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है। ग्रेटर इज द एनर्जी गैप मोर टाइटली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। ये भी बोला और ये यहाँ पे लिख के दिया है। एकदम छोटे छोटे पॉइंट। तुम डेफिनेशन लिख लोगे इसका, किस किस की डेफिनेशन लिख लोगे, ये पूरा लिखना है तुम्हें। पहले का स्क्रीनशॉट लिया होगा तुमने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी लिखना है तुम्हें नोटबुक में, फर्मी एनर्जी गैप क्या है बोल के, और ये पूरा इसमें लिख दो, ये पूरा पॉइंट। चलो ठीक है। और एक पॉइंट क्या देके रखा है यहाँ पे देखो कि एनर्जी गैप डिक्रीजेस स्लाइटली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, एनर्जी गैप डिक्रीजेस। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें ही लिख लेना ये पॉइंट भी, इसमें आगे वाले में। आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन तो बोल ही दिया अपन ने, गैप बिटवीन टॉप वैलेंस बैंड बोल दिया ये डेफिनेशन। तो ये एनर्जी गैप लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एनर्जी गैप लार्ज भी होगा, स्मॉल भी होगा, जीरो भी होगा, सब कुछ हो सकता है। दिस डिफरेंट सिचुएशन आर डिपिक्टेड हियर। तो ये सिचुएशन अपन यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। केस वन में क्या है देखो, दिस रेफर्स टू सिचुएशन एज शोन इन फिगर 1 एंड 2। अब फिगर 1 और 2 में तुम देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, यहाँ पे ये कैसे होगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कैसे होगा। ये देखो एक ओवरलैप हो गया, ऐसा सिचुएशन है। ये तुम्हारा वैलेंस बैंड और ये अब तुम्हारा हो गया कंडक्शन बैंड। मतलब ये क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग मतलब एनर्जी गैप कितना, जीरो। तो 3 केस बनेंगे देखो। अभी यहाँ पे बोला एनर्जी गैप जीरो भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। तो तुम याद रखो कि जब भी एनर्जी गैप किसका एनर्जी गैप, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जीरो होगा। और एनर्जी गैप का जीरो होना मतलब वो कैसे होना, ओवरलैपिंग होना, ओवरलैपिंग। तो जब भी ये दोनों ओवरलैप होंगे तो तुम समझ जाओगे वो मटेरियल कौन सा है, मेटल। When conduction band and valence band are overlap, that means energy gap is zero. This material is called as metal. दूसरा, either when conduction band is partially filled and valence band is partially empty, or when conduction band and valence band overlap। तो ऐसा इस सिचुएशन में क्या होगा, कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल होगा और वैलेंस बैंड कैसे होगा, पार्शियली एम्प्टी होगा। मतलब दोनों पार्शियली फिल होंगे।
और व्हेन कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप, मतलब इसे मेटल को कब कहेंगे अपन मेटल है बोल के, तो दो सिचुएशन कौन सी दो सिचुएशन, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड पार्शियली फिल का मतलब कंडक्शन में से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और दूसरा व्हेन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप, यह सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कह सकते हैं अपन। When there is overlap, electron from valence band can easily move into conduction band. तो एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. This situation makes large number of electron available for correct electrical conduction. When valence band is partially empty, electrons from lower level can move to higher level, making conduction possible. सभी बातें वही. चलो. तो फर्स्ट सिचुएशन में whenever energy gap is zero or overlap, then this type of material is called as conductor. ये दिखाया देखो. Therefore, such a material are conductor. Resistance of such material low or conductivity is very high. Resistance का कम होना मतलब conductivity का ज्यादा होना. आगे देख लेंगे अब. केस 2, जब भी एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो ऐसे मटेरियल को कहा जाएगा इंसुलेटर. एनर्जी गैप इज 0 कंडक्टर, एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर. लेकिन जब भी एनर्जी गैप 3 से ज्यादा, देन इट इज कॉल्ड एज दिस. देयरफॉर नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड देयरफॉर नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल. द एनर्जी गैप Eg is so large that electron cannot excite from valence band to conduction band, making thermal excitation. तो तुम्हें दूसरी कैटेगरी भी समझ में आ गई. थर्ड कैटेगरी, द सिचुएशन शोन सी. अब इसमें देखो whenever energy gap is less than 3 electron volt, तो जब भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा तो इसे अपन क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे. एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर. क्या है देखो, फाइनाइट बट स्मॉल एनर्जी गैप बराबर. बिकॉज ऑफ स्मॉल बैंड गैप सम इलेक्ट्रॉन कैन थर्मली एक्साइटेड अकॉर्डिंग टू कंडक्शन. अब ये बोल्ट्जमैन लॉ याद रखने की जरूरत नहीं तुमको, ये कुछ खास नहीं, तुम्हारे लिए कुछ काम का नहीं. This thermally excited electron through small in number can move in conduction band बराबर. Thus the resistance would not be so high as that of insulator. This is called semiconductor. और क्या लिखा है? We have implicitly said that while describing semiconductor in terms of band gap, that conduction band completely empty in the absence of thermal energy Q. Okay, ठीक है. चलिए इसको रहने दो फिलहाल, ये आगे देखेंगे अपन. अभी देखो एक तो अपन ने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को डिफाइन किया एनर्जी गैप के ऊपर. एनर्जी गैप 0 तो इसे कंडक्टर कहेंगे. एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो इसे सेमीकंडक्टर कहेंगे. एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो इसे अपन कहेंगे इंसुलेटर. अब दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इट इज अगेन डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर कैसा देखो, रेंज मेंशन करके दिया हुआ है यहाँ पे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का. कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो मेटल कब कहने का, जब रेजिस्टिविटी, सॉरी ये कंडक्टिविटी, यहाँ ऊपर का जो सिंबल दिख रहा है ये कंडक्टिविटी का सिंबल होता है रो, सॉरी कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा और रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो. तो देखो नंबर दिए हुए, नंबर एनसीईआरटी में भी मेंशन करके दिए, ये मेटल के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए नीचे भी मेंशन करके दिया है. देखो नीचे का ही देख लेते हैं अपन. ये देखो क्या क्या है, कंडक्टर, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी मतलब
रो इसकी रेंज में रहेगा ओहम मीटर, तो इसे कंडक्टर कहो, सेमीकंडक्टर इसके रेंज में और इंसुलेटर इसके रेंज में। कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा होता है, रेसिप्रोकल है उसका, सिग्मा इज 1/ρ होता है फॉर्मूला। ये अपन डिटेल में देखेंगे आगे, और तुम्हें पता भी होगा 10th में देखा होगा तुमने, 9 10th में 10⁻6 to 8, देखो माइनस था प्लस होगा। महोमीटर, महोमीटर और इसका यूनिट होता है साइमन, साइमन ये वाला और ये वाला। अब एक होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे अल्फा कहा जाता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज अल्फा। ये क्या चीज है देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एक मतलब देखो ये तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, फिलहाल के लिए बस याद रख लो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसको क्या कहा जाता है, कि उसका थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, या फिर इसे पीटीसी भी कहा जाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, कंडक्टर हैज पीटीसी, एनटीसी या कुछ और, तो ऐसे। दूसरा सेमीकंडक्टर के लिए देखो, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसको एनटीसी कहते हैं। इसका भी नेगेटिव, मतलब इसका भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन नेग्लिजिबली, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल चेंज। करंट, अब करंट आने का कारण क्या होता है, कंडक्टर में जो करंट आता है वो किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। सेमीकंडक्टर में कारण आने का करंट आने के दो कारण है, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। अब होल चीज क्या आगे देखेंगे अपन। इसमें करंट आता ही नहीं, इंसुलेटर है ना, कभी सुना है करंट आता है, कभी नहीं आता उसमें। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसमें 0 होता है। इसमें 1 से 3 ना, ये ऐसे लिखा 1 से 3 होता है ना, मतलब 0 से 1 ही होगा, जिसको अपन 3 से कम कह देते हैं। और ये 3 से ज्यादा, 6 से ज्यादा लिखा है यहाँ पे, 3 से ज्यादा होता है अक्षर में। एग्जाम्पल प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, यहाँ पे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है, गलत हो गया, कार्बन नहीं आता। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, वुड, प्लास्टिक, डायमंड, माइका। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ इसके। तो अपन ने जो भी था, अपन ने यहाँ तक क्या डिस्क्राइब कर लिया, देखो ये टेबल भी ड्रॉ कर देना, इसमें खाली ये नहीं है, बस ये नहीं आता इसमें। और इसका मैंने बोल दिया, इसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पीटीसी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन नेग्लिजिबल। ठीक है, यहाँ पे अपन रुक जाते हैं, कल से अपन आगे देखेंगे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वहां से आगे देख लेंगे अपन। जो तुम्हें बोला है, तुम्हें आज क्या पढ़ा है, बेसिक बेसिक पढ़ा है एकदम। क्या बेसिक, फिर से बता देता हूँ। बैंड गैप क्या होता है, बैंड गैप में फिर मतलब बैंड गैप थ्योरी क्या है, तो उसमें क्या कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है, एनर्जी गैप क्या है। और दूसरी बात, फिर अपन ने मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर को एनर्जी गैप के ऊपर डिफाइन किया, और फिर उनके रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के ऊपर डिफाइन किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से, और ये देख लेंगे आगे। ठीक है, रुक जाते हैं आज यहाँ पे।